नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगार। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। बता दें, कल से प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया, जहां कल से प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ हो रहा है। हर विकास खंड पर किसान और किसान कल्याण केंद्रित कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो कल 6 जनवरी 2021 में प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि और किसान कल्याण केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक से अधिक किसान बंधुओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये आयोजित अंतर विभागीय समन्वय से संपन्न किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट सामने आया है। कल 6 जनवरी 2021 से प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ हो रहा है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि और किसान कल्याण केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक से अधिक किसान बंधुओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह आयोजन अंतर विभागीय समन्वय से संपन्न किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट और कल से इस नए कार्यक्रम का आगाज। खबर लखनऊ से, जहां शमशान घाट में 25 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बता दें, पुलिस ने ठेकेदार अजय त्यागी को कोर्ट में पेश किया। आरोपी अजय त्यागी ने कबूली कमीशनखोरी की बात। तो टेंडर में कमीशन और रिश्वतखोरी के सच को इस आरोपी अजय त्यागी ने स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों को 30% तक कमीशन भी देना पड़ता था, अजय त्यागी ने बताया। तो साथ ही त्यागी ने टेंडरिंग में कमीशनखोरी का काला सच भी उजागर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शमशान घाट मामले में 25 लोगों की मौत हुई थी और उसी सिलसिले में मुख्य आरोपी अजय त्यागी ने कमीशनखोरी की बात कबूल ली है। नो कमेंट। 25 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा हादसा 25 लोग कमीशनखोरी का देखिए, कमीशनखोरी का खेल है, इसमें नहीं है। नो कमेंट। देखिए, मैं समझ सकता कमीशन हूं जाता है आप नहीं आपका, बोलेंगे इस टाइम, लेकिन बस ठेकेदार है, ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते सारी हैं। चीजें आपके ऊपर डाल देगी, तो अपनी गलती आपकी मामले में हाँ, वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं वो तो है, कमीशन भी लेकिन दिया होगा, सारी गलती आपके ऊपर डाल जा रही है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी। कमीशन किसको जाता था? किसको जाता था कमीशन? नो कमेंट। कुछ तो कहना। नो कमेंट। और उसके बाद उसने बात कबूली। तो कमीशनखोरी रिश्वतखोरी को लेकर ये काला सच अजय त्यागी ने स्वीकार कर लिया, जहां उसने ये भी कहा कि अधिकारियों को 30% की जो पार्टनरशिप थी वो देनी पड़ती थी। त्यागी ने टेंडरिंग की कमीशनखोरी की बात स्वीकार ली है। तो शमशान घाट हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी अजय त्यागी, उसको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसने ये बात कबूली है कि कमीशनखोरी होती थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां कमीशनखोरी का काला सच अजय त्यागी ने स्वीकार लिया है। त्यागी ने टेंडरिंग में कमीशनखोरी का काला सच उजागर किया है और बाकायदा वो मीडिया के सामने आकर भी वो सच उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो पुलिस ने ठेकेदार अजय त्यागी को कोर्ट में पेश किया था और इस दौरान उसने इस काले सच को स्वीकार किया है। तो बता दें, गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में जो हादसा हुआ, उस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि मुख्य आरोपी अजय त्यागी जो कि फरार था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे कोर्ट में आज पेश किया गया और पेशी के बाद अजय त्यागी ने साफ मीडिया के सामने भी कबूल किया कमीशनखोरी की बात और काला सच जो रिश्वतखोरी का है वो भी उसने उजागर किया। वही अजय त्यागी ने यह भी बताया कि अधिकारियों से साठगांठ करने के लिए 30% का जो कमीशन वो भी देना पड़ता था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि और कितने ऐसे अधिकारी हैं जो अजय त्यागी के साथ यहां मिले हुए हो सकते हैं। नो कमेंट। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आज पेशी के बाद ये काला सच जो उजागर हुआ है, अजय त्यागी ने खुद एक्सेप्ट किया है ये बात कि हाँ रिश्वतखोरी होती थी और कमीशन भी देना पड़ता था, और क्या क्या सच सामने आया है? देखिए कोमल, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी कंस्ट्रक्शन के कोई काम शुरू होता है तो जो प्रशासनिक जी और यही
यही कारण है कि वो अपनी रिश्वत को पहले से ही कैलकुलेट कर रहे थे। और यही जो सच है, ये जब अजय त्यागी गिरफ्त में आया तो उसने साफ तौर पर बता दिया कि किसको कितना कमीशन जाता था। 30 से 35% का वो कमीशन जो कि निर्माण कार्य में लगने वाला पैसा था, उस पैसे को केवल अधिकारी खा जाते थे। कि जो उस डिपार्टमेंट से संबंधित नेता होते थे, अधिकारी होते थे, जेई होते थे, सुपरवाइजर होते थे, इन सब की बंदरबाट में 30 से 35% रुपया चला जाता था। और ये जो काम निर्माण कार्य हुआ है जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, उसमें 60 लाख के काम में 16 लाख रुपए तो केवल और केवल ईओ और जेई को दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मोटी रकम होती थी जिस रकम को निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाना था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकारी तंत्र, जो सरकारी अमला लगातार सरकार से पैसा लेता है, तनख्वाह लेता है और उस पे काम करने की बातें करता है, काम करने की बातें करता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की शुरुआत, ऐसे में आपसे ये भी जानेंगे कि आज पेशी हुई और ये कमीशन खोरी का काला सच भी अजय त्यागी ने कबूला है। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, अब क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अजय त्यागी को जेल भेज दिया गया है और जो प्रशासनिक जांचें हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कितनी फर्में इन्वॉल्व थी, क्योंकि अजय त्यागी ने ये भी कहा है कि संदीप गर्ग उनके पार्टनर थे जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन काम किया था। उस काम के दौरान कई सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एक निर्माण कार्य हुआ, उस कार्य की एक बार भी गुणवत्ता जांच नहीं कराई गई। वो गुणवत्ता जांच केवल और केवल कमीशन की वजह से, और जिस निर्माण कार्य में 25 लोगों की मौत हुई है, अजय त्यागी ने साफ तौर पर बताया कि उस कॉरिडोर का काम के दौरान कोई जिक्र ही नहीं था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। पैसे को बढ़ाने के लिए और अपने पेटों को भरने के लिए इस कॉरिडोर को बनाया गया और इस कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो सरकार को भेजा गया और वहां से बजट लिया गया, जिसको लिए 16 लाख रुपए अधिशासी अधिकारी और जेई ने लिए थे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरा का पूरा खेल जेई और अधिकारी का बनाया हुआ, अधिशासी अधिकारी ईओ का बनाया हुआ था। और साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं उन्होंने बंदरबाट करने के लिए एक छत तैयार कर दी जिसने 25 लोगों की मौत का कारण बन गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। तो वही न्यूज़1 इंडिया खोल रहा है अजय त्यागी के बिछाए भ्रष्टाचार की चादर। बता दें, भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों की न्यूज़1 इंडिया पोल खोल रहा है। 25 मौतों का जिम्मेदार अजय त्यागी के काली कुंडली न्यूज़1 इंडिया के पास है। भ्रष्टाचार के साथ क्रिकेट टीम भी तैयार कर रखी थी अजय त्यागी ने। नगर निगम के अधिकारियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता था अजय त्यागी, और कौन अधिकारी कैसे मानेगा बखूबी अजय त्यागी को पता होता था। तो अधिकारियों की कमजोरी भी पता होती थी अजय त्यागी को। ये वायरल तस्वीरें हैं जिसकी ओर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये साफ संकेत करती है कि किस तरीके से ये मिली भगत होती थी। गाजियाबाद के जो इंजीनियर है मोइनुद्दीन खुद उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्रिकेट मैच में बॉलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन। तो अधिकारियों के साथ मिली भगत का ठेका लेता था ठेकेदार अजय त्यागी, और उन सभी का सबूत ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो बयां कर रही हैं। तो न्यूज़1 इंडिया तमाम उन चीजों की पोल खोल रहा है जो अजय त्यागी अपने काम को बनाने के लिए अपने उपयोग में लाया करता था। और ये वो तस्वीरें हैं जो बकायदा न्यूज़1 इंडिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है कि किस तरीके से अधिकारियों को मनाने के लिए अजय त्यागी अपने सारे काम करता था, और हर वो काम करता था, हर वो तरीका पता था अजय त्यागी को कि किस अधिकारी को कैसे मनाना है। तो ये लाल घेरे में तस्वीर दिखा रहे हैं चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन की। वहीं यूपी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन संपन्न हो चुका है। बता दें, हर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ है। हर जिले में ड्राई रन के लिए 6 सेंटर बनाए गए। 3 सेंटर शहरी क्षेत्रों में बनाए गए, 3 सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए। तो लगातार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारी है और तेज, और ये खाका जो ड्राई रन के रूप में सामने आया, जिलों में वैक्सीनेशन ड्राई रन संपन्न हो चुका है। बता दें, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन सुबह से ही जारी था। 6 सेंटर बनाए गए थे। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, दूसरी तस्वीर मेरठ की है, तीसरी तस्वीर हमीरपुर की, चौथी तस्वीर सिद्धार्थनगर की, 5वीं तस्वीर झांसी की और 6वीं तस्वीर उन्नाव की है। तो ये वो 6 तस्वीरें हैं जहां इनमें से 3 तस्वीरें शहरी क्षेत्र की हैं और 3 तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्र की है।
वहीं प्रयागराज में भूमाफिया गणेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें, गणेश यादव के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया गया, तो बिना नक्शा पास कराए ही बिल्डिंग का निर्माण करा लिया था गणेश यादव ने। पीडीए ने भूमाफिया गणेश यादव के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गणेश यादव की 3 मंजिला बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास कराए ही इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। तो पीडीए ने भूमाफिया गणेश यादव के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मथुरा से खबर है, जहां नर्सिंग स्टाफ ने पत्र सौंपा है। 4 महीने से सैलरी न मिलने से ये स्टाफ नाराज है। तो नयती अस्पताल पर स्टाफ ने आरोप लगाया है, सैलरी नहीं देने और अस्पताल से निकालने का ये आरोप लगाया गया है। तो एडीएम मथुरा को ये शिकायती पत्र सौंप दिया गया है नयती अस्पताल से। ये स्टाफ है जिसने आरोप लगाया और शिकायती पत्र एडीएम को सौंप दिया गया है। बता दें, नौकरी से निकालने की धमकी और सैलरी ना देने के जो आरोप लगाए गए हैं वो इस स्टाफ की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि नयती अस्पताल का ये मामला, जहां स्टाफ ने ये आरोप लगाया है, शिकायती पत्र भी सौंप दिया। एक तरफ कोविड-19 को लेकर कोविड-19 के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने कोविड के दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है, उनका विशेष ध्यान दिया जाए। अगर बात करें मथुरा जनपद के बड़े अस्पतालों की, तो यहाँ पे लगातार अस्पतालों का कहना है अस्पताल जो है कोरोना वॉरियर्स को जो है तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मथुरा के नयती अस्पताल के तमाम नर्सिंग स्टाफ जो आज मथुरा मुख्यालय पहुँचा है, इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, उनकी क्या समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिका है जी। और हम यहाँ पे अपनी सैलरी की प्रॉब्लम को लेकर डीएम से आपके पास आए हैं, जो कि हमारी किसी की 5 महीने, किसी की 7 महीने सैलरी पेंडिंग है। और वो अभी तक नियति अस्पताल वालों ने देने के लिए कुछ भी कहा नहीं है कि वो कब देंगे। ऐसे में क्या कह रहे हैं नयती अस्पताल, और क्यों सैलरी आपकी नहीं दे रहा है? हम लोग सैटरडे को भी वहाँ उनके पास गए थे पूछने के लिए, तो उन्होंने मंडे का हमें आश्वासन दिया था कि मंडे शाम तक सबकी सैलरी 1 महीने की आ जाएगी। बाकी सैलरी के लिए उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। और उससे पहले भी उन्होंने हमें 30-31 दिसंबर के लिए कहा था कि सैलरी मतलब वो सितंबर की और अक्टूबर की सैलरी हम लोग की क्लियर कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो भी आश्वासन उनका झूठा रहा। उसके बाद उन्होंने कोई भी एक्शन लेके हमें कुछ भी क्लियर नहीं किया। क्या सिर्फ आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं कि हॉस्पिटल से निकाला भी जा रहा है? कुछ लोगों की 20 लोगों की लिस्ट आई है, 20 लोगों को उन लोगों ने निकाल दिया है। उसके बाद 50 लोगों की लिस्ट और आ चुकी है। आखिर क्या कहते हुए निकाल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप लीव पे जा सकते हैं और विदाउट पे पे आप लीव पे। तो ऐसे में बता दें आपको कि कोरोना वॉरियर्स जो है कोविड के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार मरीजों की मदद करते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनका इलाज करते रहे। उसके बाद भी जो है कॉर्पोरेट के अस्पताल उनकी सैलरी जो है उनको नहीं दे रहे हैं और अस्पताल से निकाल भी रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राधा कृष्ण है। वैसे सबका एक इश्यू है, सैलरी पेंडिंग है। किसी को ये सैलरी दे नहीं रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं इतनी तारीख को देंगे, ये तारीख पे तारीख देते जाते हैं। लास्ट में फाइनल ये हुआ था कि मंडे को सबकी सैलरी डाल दी जाएगी 1 महीने की, लेकिन हमने मंडे का भी वेट किया तो मंडे भी निकल गया, किसी की भी सैलरी नहीं डाली। 8-10 लोगों की सैलरी डाली है बस इन्होंने। और दूसरा इशू ये है कि परसों नाइट को मेरी वाइफ का एब्डोमेन पेन हुआ था, पेट में दर्द हो रहा था, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं कल दिखाने के लिए नयती हॉस्पिटल में गया था, तो मैं वहाँ पर डॉक्टर प्रीति मैम से मिला था। तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की थी, एनोमली स्कैन है, इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी सारी जांचें थी, तो उसको कराने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था। तो मैं बिलिंग पे गया था। बिलिंग पे एक जागृति नाम की एक सिस्टर थी, उनसे मैं मिला था। मैंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी सैलरी में से पैसा काट लीजिए और इन सबकी जांच। वहीं मैं बता दूं आपको कि यहाँ लोगों का, यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनका कहना है कि 4 से 5 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली और वो शहर के बाहर के रहने वाले हैं। सैलरी न मिलने के कारण आज की भुखमरी के कगार पे हैं, वो अपने परिवार का लालन पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब योगी सरकार ऐसे कॉर्पोरेट के अस्पतालों पर कार्रवाई करेगी, देखना होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। और अब खबर लखनऊ से, जहां कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक कर रहे हैं। सभी मंडलायुक्त, डीएम
एसएसपी और सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े हुए हैं। तो यह बैठक जारी है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां और खाका तैयार हो रहा है। ये बैठक जारी है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मंडल आयुक्त, डीएम, एसएसपी, सीएमओ, ये तमाम वो लोग हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां दबंगों ने युवक को पीट कर बुरा हाल कर दिया। बता दें, युवक के प्लॉट पर कब्जा करने के लिए ये दबंग आए थे। वहां विरोध करने पर दबंगों ने युवक पर हॉकी डंडे से हमला कर दिया। तो पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। तो हॉकी के डंडे से पीट कर युवक का बुरा हाल किया। युवक ने थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके की यह वारदात, जहां दबंगों ने युवक की पिटाई की। प्रॉपर्टी है हमारी रामपुरी में, रामपुरी सूर्यनगर में पड़ती है ये। और इस पे कुछ असामाजिक तत्व कल आकर इस पे कब्जा करना चाहा और जो वहाँ गार्ड रह रहा था उसके साथ बदतमीजी की। एलईडी ले गए लूट कर और कैमरे जो लगे हुए थे वो सब तोड़ दिए। और ये मान के चलो कल पूरी रात वो एक पीड़ित की तरह रही है। परेशान रहे, बच्चे रोए, परेशान हुए। अब जाकर हमने एसएसपी साहब को और थाना अध्यक्ष को और चौकी इंचार्ज को जो है एप्लीकेशन वगैरह दी है, तब जाके अब कार्रवाई हुई है। महामाया एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है बलवंत यादव की, उसी के गुर्गे हैं। अगर कोई काम भी पड़ता है तहसील में भी हो तो तहसीलदार या पटवारी उसके यहाँ आते हैं। इतना लिंक रोड थाने में आज इसलिए आया था कि एक यहाँ लिंक रोड थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है रामपुरी सूर्यनगर के पास। वहाँ पे एक प्लॉट, एक मतलब हमारा प्लॉट है, उस पर हमारा कोर्ट के द्वारा स्टे चला आ रहा है और उसमें कोर्ट ने हमें यथास्थिति के आदेश किए हुए हैं। ये वो कॉपी है, ये स्टे की कॉपी है। इसमें क्या है कि ये जो स्टे है ये मेरे क्लाइंट मनोज पवार के नाम से चला आ रहा है। इसमें क्या है कि एक महामाया कंपनी है यहाँ पर रामप्रस्था में पड़ती है और रामप्रस्था बिल्डर के नाम से उन्होंने क्या किया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, जबकि हमारा कोर्ट से स्टे चला आ रहा है, उन्हें पूरी जानकारी है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि कल 4 तारीख में शाम को उन्होंने कुछ अपने अज्ञात गुंडे बदमाश भेज के वहाँ जो हमारे कैमरे लगे थे वो कैमरे तोड़ दिए, एलईडी तोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने जो हमारे वहाँ पे एक मतलब चौकीदार रह रहा था उस प्लॉट में, उस चौकीदार के साथ मार पिटाई करी, उसके परिवार के साथ। आयकर विभाग के द्वारा फेसलेस असेस्ड की नीति की जागरूकता के लिए गाजियाबाद के इनकम टैक्स ऑफिस में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में प्रधान आयकर आयुक्त जयंत ने लोगों को फेसलेस असेसमेंट नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे आयकर विभाग की कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी। इस मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त जयंत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रमेश परिहार ने। आयकर विभाग में फेसलेस असेस्ड की जानकारी के लिए गाजियाबाद के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में जो यहाँ के सीए बार काउंसिलिंग के सदस्य हैं उनको समझाने के लिए मौके पे जो मौजूद हैं वो हैं प्रधान आयकर आयुक्त हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि आज ये जो प्रोग्राम रखा था इनकी जागरूकता के लिए रखा था कि आयकर विभाग की ओर से जो फेसलेस असेस्ड नीति चलाई जा रही है, सर वो क्या नीति है और किस प्रकार से कार्य करेगी, सर वो जानकारी साझा। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि बहुत साल से 150 वर्ष से एक आयकर विभाग में एक असेसिंग ऑफिसर का कंसेप्ट था, निर्धारण अधिकारी का, और जो भी कर निर्धारण होते थे वो आयकर निर्धारण अधिकारी उसका निर्धारण करते थे। एक अधिकारी होता था, वो नोटिस देता था और उसके पास ही जवाब आते थे
और वही जो है निर्धारण करता था, और सारी प्रक्रिया जो है टैक्स लगाना, टैक्स की वसूली करना, सब कुछ जिम्मेदारी उसी एक अधिकारी की होती थी। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि कुछ कुछ जो है कभी वो पूरी तरह से अपना काम भी नहीं कर पाता था, ओवरलोडेड रहता था, और कई बार कुछ आरोप भी लग जाते थे कि कुछ शायद वो ज़्यादा नरम रहा किसी के प्रति या कुछ ज़्यादा सख्त हो गया। तो ऐसी सारी प्रक्रिया से बचने के लिए, और ख़ास तौर पे इधर जब कोविड का समय है, जब हम लोग ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फिजिकल पर्सनल कांटेक्ट ना हो, साथ ही हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ के प्रति जागरूक हैं कि हम कागज़ बचाएं, तो इसके तहत एक नई स्कीम लाई गई है 13 अगस्त से, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जिसके तहत जो सारा जो प्रक्रिया होगी वो जो निर्धारण अधिकारी है वो फेसलेस होगा, और जो हमारा निर्धारती है वो फेसलेस होगा, और बजाय कि एक निर्धारण अधिकारी हो, एक फेसलेस असेसमेंट टीम होगी, और ये टीम उस शहर में ना हो के जहाँ पर कि निर्धारती है वो किसी और शहर में होगी। साथ ही निर्धारती को ये पता भी नहीं चलेगा कि इस टीम में कौन कौन लोग हैं। केवल जो हमारा टैक्स पेयर है, निर्धारती है, सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों में जहाँ कुछ केस चुने जाते हैं वो आधे % से भी कम होते हैं। अगर 100 रिटर्न फाइल होते हैं तो समझ लीजिए, अगर 200 फाइल होते हैं तो एक केस में स्क्रूटनी की नोटिस आती है। केवल इतने केसेस में जांच होती है, लेकिन उन केसों में भी जो जांच होगी वो ईमेल के माध्यम से करदाता से सवाल पूछे जाएंगे, ईमेल के माध्यम से वो जवाब देगा, और अगर उसके जवाब संतोषजनक है तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, कर निर्धारण आदेश मिल जाएगा। लेकिन अगर संतोषजनक नहीं है तो फिर उसकी इंक्वायरी हो सकती है। उस इंक्वायरी के लिए तमाम यूनिट्स बना दी गई हैं। असेसमेंट यूनिट के अलावा वेरिफिकेशन यूनिट बनाई गई हैं। वेरिफिकेशन यूनिट का काम होगा कि वो ऑनलाइन मोड पे तरह तरह की इंक्वायरी करें, और जहाँ पे प्रधान आयुक्त स्तर के अधिकारी की परमिशन हो, लिखित अनुमति हो, लिखित खास बिंदुओं पे अनुमति हो, उन्हीं बिंदुओं पर टीम जाकर मौके पे भी जांच कर सकती है, लेकिन केवल उन बिंदुओं पर और केवल उन मुद्दों पर जहां पे प्रधान आयुक्त की लिखित अनुमति हो।